हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम शुरू करेंगे एलिमेंट्री ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंडिंग ऑन रेस डिफरेंट टाइप्स की होती है। उन सभी को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। शुरू करेंगे हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम अटैच्ड है, इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। यूवी की रेंज क्या होती है? 190 से लेकर 400 नैनोमीटर। वॉयलेट यूवी विजिबल जब आप लिख रहे हैं तो वहां पर यूवी की रेंज भी आ रही है और विजिबल स्पेक्ट्रा की रेंज भी आ रही है। तो यूवी की रेंज आ गई 190 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल स्पेक्ट्रा हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 400 से 780 नैनोमीटर। इसी विजिबल में हमारा विबग्योर लाई करेगा। विबग्योर मतलब जो रेनबो के कलर्स हम पढ़ते थे ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वो हमारे लाई करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रा में। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की क्या रेंज है और क्या वेवलेंथ है जहां पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा लाई करता है। वेवलेंथ की बात इतनी देर से कर रहे हैं तो सबसे पहले एक रिलेशन देख लेते हैं एनर्जी और वेवलेंथ में। अच्छा, रिलेशन हम एनर्जी और वेवलेंथ के बीच ही क्यों देख रहे हैं? वेवलेंथ क्योंकि इतनी देर से हम स्पेक्ट्रा और रेज की बात कर रहे हैं, तो रेज की बात आप जहां भी करेंगे आपका पहला ध्यान, पहला टर्म आपके लिए वेवलेंथ ही होना चाहिए। ठीक है। एनर्जी कहाँ से आ गई? हम जो भी लाइट रे है हमारे पास, या जो भी कोई भी वेव है हमारे पास, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एनर्जी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है। आपस में इनका रिलेशन क्या है? बहुत ही पॉपुलर रिलेशन है। E is equals to hc upon lambda, where E is energy term, h is Planck's constant, c is velocity of light and lambda is wavelength of light. इसी c upon lambda को, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसे ही हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके थ्रू? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो हमें याद रखना है, यहां से हम तीन रिलेशनशिप्स लेकर आएंगे। पहला, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। दूसरा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और तीसरा, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। मल्टीपल टाइम क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चन में एक टर्म दिया होगा, दूसरा टर्म आइडेंटिफाई करना होगा। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स। जब यूवी की बात शुरू की थी तभी क्या कहा था कि मॉलिक्यूल पर रे गिरेगी, रे इंसिडेंट होगी मॉलिक्यूल पर, यूवी रे, विजिबल रे, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक शुरुआत की बात थी। अब अगर इसी बात में थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो कैसे होगा ये? मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी विजिबल रे पड़ रही है, मॉलिक्यूल उस रे को एब्जॉर्ब करेगा, उससे कुछ एनर्जी लेगा, डिराइव होगी उससे एनर्जी,
उसको एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल ने एनर्जी ले ली, एब्जॉर्ब की, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई और वो एक्साइट कर गया। तो यहाँ पर फिनोमेना क्या हुआ है रे पढ़ने से? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुई। तो यही जो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है जब मॉलिक्यूल पर यूवी विजिबल रेज पड़ रही हैं, दिस एब्जॉर्प्शन फिनोमेना इज गवर्न्ड बाय टू लॉज, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ। इसी को हम कंबाइन करके फिर बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अभी हम इंडिविजुअली अगर देखें तो एब्जॉर्प्शन लॉज हमारे कितने हैं? दो, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ। पहला लॉ जो हमारा है लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम है, मतलब जो वो मीडियम, वो मॉलिक्यूल जो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनस नहीं है, जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, ऐसे मीडियम पर जब मेरी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास होती है, मतलब ऐसी रेडिएशन जिसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो क्या हुआ बात? मेरा जो मीडियम है वो कैसा है? होमोजीनस, और मेरी जो रे है जो आ रही है वो है मोनोक्रोमेटिक। तो जब वो मोनोक्रोमेटिक रे आएगी और मेरे होमोजेनस सैंपल पे गिरेगी, इट फॉल्स या इट पासेस थ्रू इट, उस कंडीशन में जो रेडिएशन आ रही है उस पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी जिस रेट से कम हो रही है विद द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, जैसे जैसे एब्जॉर्बिंग मीडियम से वो पास हो रही है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। माइनस डी आई बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी ज्यादा इंटेंस रेडिएशन होगी उतना ही ज्यादा उसके इंसिडेंस, या जब वो पास करेगी उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी में डिक्रीज आएगा वो उतना ही प्रोपोर्शनल होगा उसके। तो ये था हमारा पहला लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। दूसरा लॉ है मेरा बियर्स लॉ। बियर्स लॉ में क्या है? लैम्बर्ट्स लॉ का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो याद रखना हम क्या पढ़ते हैं जब हम कंबाइन पढ़ते हैं? बियर लैम्बर्ट्स लॉ। याद कैसे रखेंगे? पीछे से चलेंगे। पहले किसने दिया था? लैम्बर्ट ने लॉ दिया था। उसके बाद उसी लॉ को थोड़ा सा एक्सटेंशन किसने दे दिया था? बियर्स ने। तो बियर ने क्या कहा था? बियर ने कहा था कि हाँ, जो इंटेंसिटी में डिक्रीज आ रहा है, जिसकी बात लैम्बर्ट्स ने पहले ही कर दी थी, वो डिपेंड तो करता है इंटेंसिटी पर, जो इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा पासिंग मीडियम है, जो सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? पिछले लॉ में हम देख रहे थे कि वो सिर्फ डिपेंड कर रहा था इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। यहां हमने क्या देखा? साथ में एक टर्म और आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो अब जब हम कंबाइन लॉ आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम दोनों टर्म्स लेके बात करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? लैम्बर्ट्स लॉ अलग क्या स्टेटमेंट देता है और बियर्ड्स लॉ अलग क्या स्टेटमेंट देता है। तो यहाँ पर हम आ गए अपने बियर लैम्बर्ट लॉ पे। बियर लैम्बर्ट लॉ अगर कंबाइन देखा जाए तो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी में डिक्रीज आ रहा है उसका रेट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन गिराई जा रही है सैंपल पे वो कितनी इंटेंस है, एंड सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो हमारा होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम है या जो मेरा सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो इन दोनों फैक्टर्स पे क्या गवर्न होगा, या इन दोनों फैक्टर्स से गवर्न होगा मेरा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी। इसी को न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, log I नॉट अपॉन I नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। एप्सिलॉन क्या है मेरा? एक्सटेंशन कोएफिशिएंट या एब्सॉर्प्टिविटी, आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी। C है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वो जो होमोजेनियस मीडियम तुमने बनाया था। L है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब थिकनेस ऑफ सैंपल, जो अभी तक हम बात कर रहे थे मेरा सैंपल कितना थिक है, तो कितनी दूरी का रास्ता इंसिडेंट रेडिएशन को सैंपल में से होकर पार करना पड़ा। और इसी एप्सिलॉन CL को कंबाइनली हम क्या लिख सकते हैं? एब्जॉर्बेंस कैपिटल A। तो ये है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कोई भी लॉ जो आता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ के क्या लिमिटेशंस है, किन कंडीशंस में बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होगा?
पहले कंडीशन में अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अब्सॉर्बिंग मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है वो 2-3 इक्विलिब्रिया स्टेट में मेंटेन हो रहा है, उस समय पे एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि कीटो एनॉल टॉटोमर्स। एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल कीटो और एनोलिक दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में बियर लैम्बर्ट्स लॉ फॉलो नहीं होगा। दूसरा, अगर हमारा कंपाउंड जो हमारा एब्सॉर्बिंग मीडियम है वो फ्लोरेसेंट इन नेचर है। तीसरा, अगर जो सोल्यूशन है जिससे इंसिडेंट रेडिएशन पास हो रही है वहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके किसी तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर बियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होता। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, उस एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे? दो चीजें हैं। पहला, इंटेंसिटी, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ उसकी इंटेंसिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन वर्ड कहाँ से आ गया? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, दैट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस पर डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी। दूसरी चीज, वो ट्रांजिशंस जो अलाउड होंगे, जो हो जाएंगे, उनकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1000 से ज्यादा। So if any transition that is being allowed, so we have to remember that its epsilon max value will always be greater than 1000. अब ये जो शब्द अभी यूज हुआ अलाउड ट्रांजिशन, तो इसका मतलब कुछ ट्रांजिशन ऐसे भी होते होंगे जो अलाउड नहीं होते होंगे। ठीक है, वो ट्रांजिशंस जो अलाउड है वो तो अलाउड है, जो ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है दैट आर कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है? तो इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स को हम कहते हैं सिलेक्शन रूल्स। पहला सिलेक्शन रूल क्या है? अगर देयर इज चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर, अगर किसी का स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो गया, मतलब सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में वो ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, दैट विल नॉट बी एन अलाउड ट्रांजिशन। नेक्स्ट, ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री, मतलब सिमेट्री ग्राउंड स्टेट में कुछ और है, एक्साइट होने के बाद मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेंज हो जा रही है, उस कंडीशन में भी ट्रांजिशन विल बी फॉरबिडन। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन के दो बेसिक से रूल्स हैं। पहला, स्पिन में चेंज नहीं आना चाहिए, सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशन हुआ तो फॉरवर्ड हो जाएगा। और दूसरा, सिमेट्री में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इफ देयर इज एनी चेंज इन सिमेट्री देन ऑल्सो द ट्रांजिशन विल बी फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन के पहले थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा अगर करें तो 200 मिली माइक्रोन के नीचे का रीजन जो होगा उसे हम कहेंगे वैक्यूम यूवी रीजन। अब इसके बाद जो बात लिखी है उससे पहले मैं डायग्राम्स पे आऊंगी। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, व्हाट इज दैट? एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स की रेज लेंस से पास हो रही है, उसके बाद ग्रेटिंग के थ्रू प्रिज्म से होकर के वो गिर रही हैं सैंपल्स पर। तो जो पिंक और ब्लू तुम्हें दिख रहे हैं वो है क्यूबिट्स या सेल्स। इसके अंदर हमारा सैंपल प्लेस है, ये हमारा मशीन के अंदर रहेगा। रेज सैंपल से होकर के डिटेक्टर पे गिरेंगी और हमें पता चल जाएगा, हमारा स्पेक्ट्रा आ जाएगा। अब ये जो दो क्यूबिट्स हैं या ये जो जो सेल्स हैं, ये ग्लास की नहीं होती, शीशे की नहीं होती। क्यों? बिकॉज ग्लास कैन एब्सॉर्ब इन यूवी रीजन। तो मेरे में क्या होगा, सैंपल का यूवी तो डिटेक्ट होगा ही, साथ में ग्लास का यूवी भी आ जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कंटेनर चाहिए या ऐसा क्यूबिट चाहिए जो अपना एब्सॉर्बेंस ना दे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलिका या क्वार्ट्ज के क्यूबिट्स या सेल्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये है एक बेसिक आइडिया अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगली बात देखो, अगर तुमने कभी भी यूवी का स्पेक्ट्रा देखा है तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि तुम्हें शार्प पीक्स नहीं मिलती, तुम्हें क्या मिलते हैं? ब्रॉड बैंड्स मिलते हैं। मतलब जो कर्व्स आते हैं, जो बैंड्स आते हैं, वो बहुत ही चौड़े होते हैं, ब्रॉड हम्प्स जैसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने जब एकदम शुरुआत में बात की थी तो हमने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमने इसके पीछे रीजन क्या दिया था कि मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। क्या एक्चुअली सिर्फ इतना ही होता है? तो इतना नहीं होता। इसके साथ में क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन, अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा फोकस में लाओ तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, उस एक्साइटेशन के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट भी कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेटरी मोशन होगा।
और साथ में वो रोटेटरी मोशन भी कर रहा होगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमें शार्प पीक्स ना मिल करके ब्रॉड बैंड्स मिलते हैं। यहाँ पर बात हुई है थ्योरी की, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की ग्राउंड थ्योरी क्या है, वही जो हम लिमिटेशन लॉ में पढ़ चुके हैं। पहली चीज, स्पिन रिटेंशन होना चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, सिमेट्री रिटेंशन होना चाहिए, सिमेट्री भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्साइटेशन की बात हो रही है, तो उसका मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो होमो से लूमो ट्रांजिशन है। इसके अलावा जब तुम एक सैंपल रखते हो तो एक बैंड नहीं आता, बहुत सारे बैंड्स आते हैं। बहुत सारे बैंड्स आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेवरल ट्रांजिशन हो रहे हैं। जो एनर्जी तुमने दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो उस एनर्जी से एक्साइट हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए उन सब ने क्या किया, अपना इफेक्ट इम्पार्ट किया तुम्हारे स्पेक्ट्रा के ऊपर। इसकी वजह से हमें सेवरल बैंड्स का स्पेक्ट्रा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितनी तरह के होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, क्या वो सिर्फ एक तरह से पॉसिबल है? नहीं। तो वो कितनी तरह से पॉसिबल है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। सिग्मा पाई एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। जब हम कॉन्फ़िगरेशन या बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ते हैं वहीं पर हम देख लेते हैं। सिग्मा और पाई हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, जहां पर स्टार लग गया या एस्ट्रिक लग गया वो हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और एन हमारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो ये जो बातें बगल में लिखी है इनको हम सीधे डायग्राम से रिलेट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, सिग्मा मतलब लोएस्ट ऑर्बिटल, देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार मतलब सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो ट्रांजिशन होगा इट इज वेरी हाई इन एनर्जी, लोएस्ट से हाईएस्ट में जा रहा है। इसके अलावा अगर मेमोरेबल पॉइंट्स में कहूँ तो क्या है, पहला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यूवी एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। और दूसरा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो एब्जॉर्प्शन बैंड का शिफ्ट है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ होगा या हाइयर, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर। तो मेरे लिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में दो ही बातें काम की हैं। पहला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेरा यूवी स्पेक्ट्रा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, और दूसरा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो एब्जॉर्प्शन बैंड में शिफ्टिंग आती है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसके बाद बात करेंगे ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, क्या चांसेस हैं कि ट्रांजिशन होंगे। दो चीजें देखो, देखो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी है, अलाउड है, फॉरबिडन है, ये बात ऐसी प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम दो चीजें देखेंगे। पहला, अगर मेरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव मोर रिस्ट्रिक्शंस देन अनसिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल है तो क्या होना है, फिर तो वही ट्रांजिशन अलाउड होगा जो सिमेट्री मेंटेन रखे। दूसरी चीज, ज्योमेट्री ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो है उनके बीच का सिमेट्री रिलेशनशिप भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दो कंडीशंस, और दोनों किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, सिमेट्री के। तो हमें ट्रांजिशन कराते समय या वही ट्रांजिशन हम कंसीडर करेंगे जो क्या मेंटेन करेगा, हमारे मॉलिक्यूल की सिमेट्री मेंटेन करेगा, या उसकी ज्योमेट्री ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में सेम सिमेट्री को अलाइन कर रही होगी। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, क्रोमोफोर। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है क्रोमोफोर की, जो सबसे नीचे मेंशन्ड है, कोई भी आइसोलेटेड ग्रुप, वो ग्रुप आइसोलेटेड है और उसकी बॉन्डिंग कैसी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप जो क्या करता है, यूवी रीजन में एब्जॉर्ब होने पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इम्पार्ट करता है। तो क्रोमोफोर, क्रोमो मीन्स कलर, ऐसा आइसोलेटेड ग्रुप है पहली चीज। आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप जो यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होने पर कलर इम्पार्ट करता है उसे हम क्रोमोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल नाइट्रो, नाइट्रो कंपाउंड्स येलो इन कलर होते हैं, किसकी वजह से, क्रोमोफोर की वजह से। और वो क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप, ठीक है। तो क्रोमोफोर, क्रोमो मतलब कलर, ये है मेरा क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट। क्रोमोफोर्स कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्या है, अगर उनमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा, जैसे कि इथाइलिन्स और एसिटाइलिन्स। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वहां पर दो टाइप के ट्रांजिशन होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई एरोमेटिक न्यूक्लियस है जो जो सब्सटीट्यूट कर गया किसी ग्रुप से जो क्रोमोफोर की तरह एक्ट कर रहा है, वहां पर एब्जॉर्प्शन हायर वैल्यूज पे होगा और एक्सटेंशन कोफिशिएंट की हायर वैल्यूज पे होगा। तो क्रोमोफोर के टाइप्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दैट माइट बी पाई इलेक्ट्रॉन,
दूसरी कंडीशन हो सकती है जहां n और pi इलेक्ट्रॉन दोनों हो। तीसरी बात क्या है, अगर एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ क्रोमोफोर लगा है तो एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की हायर वैल्यूज पे एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है मेरा ऑक्सोक्रोम। अच्छा, यहाँ भी क्रोम वर्ड आ रहा है। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम में फर्क क्या है? क्रोमोफोर कलर इम्पार्ट करता है जबकि ऑक्सोक्रोम कलर इनहैंस करता है। जो कलर कंपाउंड में है उसकी इंटेंसिटी को इनहैंस कर दिया, दैट इज ऑक्सोक्रोम। सो दीज डू नॉट एक्ट एज क्रोमोफोर, लेकिन इनकी प्रेजेंस से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड में स्लाइड शिफ्ट आ जाता है। इनमें क्या टेंडेंसी होती है, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने की। तो ये क्रोमोफोर का एक एडिटिव पार्ट है। क्रोमोफोर ने जो कलर दिया था उसको इनहैंस करने की प्रॉपर्टी किसके पास है, ऑक्सोक्रोम के पास। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बहुत ही यूजफुल डायग्राम है। देखो, एक तरफ तुम्हें इंटेंसिटी दिख रही है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे दिख रहा है वेवलेंथ। तो अगर मेरी वेवलेंथ कम हुई है तो मैं कहूंगी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हुआ या ब्लू शिफ्ट हुआ। अगर वेवलेंथ बढ़ी है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ या रेड शिफ्ट हुआ। हाइपरक्रोमिक मतलब इंटेंसिटी बढ़ी और हाइपोक्रोमिक मतलब इंटेंसिटी कम हुई। इस बात को याद रखना है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब होगा, जब ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट हो। बैथोक्रोमिक मतलब बढ़ गई वेवलेंथ। हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक का मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ कम हो गई अगर कॉन्जुगेशन हटा दिया जाए। कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, वेवलेंथ में शिफ्ट उतना ही राइट की तरफ या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। हाइपरक्रोमिक मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। ऑक्सोक्रोम की वजह से इंटेंसिटी बढ़ती है तो ऑक्सोक्रोम क्या ले आया, हाइपरक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक क्या होगा, अगर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई तो हो जाएगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, यानी इंटेंसिटी में डिक्रीज। तो चार चीजें देखी, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी, हिप्सोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन वेवलेंथ। आगे बात करेंगे एब्जॉर्प्शन बैंड्स कितनी तरह के होते हैं, तो बेसिकली चार तरह के होते हैं। के बैंड पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, आर बैंड एन पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, और आर बैंड को ही हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड। बी बैंड पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से एरोमेटिक या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। ई बैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कहाँ, बेंजेनॉइड सिस्टम में जहाँ क्लोज्ड साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तो चार तरह के बैंड होते हैं, कहाँ होते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सिर्फ और सिर्फ याद कर सकते हैं। तो के बैंड है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से, और हमारा बी बैंड भी है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। के बैंड चेंज होगा सॉल्वेंट पोलैरिटी से, और बी बैंड होगा जब ट्रांजिशन हो एरोमेटिक या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। आर बैंड एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसे हम फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं। और ई बैंड होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन बेंजीनॉइड सिस्टम्स वेयर सिस्टम इज इन क्लोज्ड साइक्लिक कॉन्जुगेशन। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे एब्जॉर्प्शन पे, तो कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, ऐसा सॉल्वेंट जो खुद एब्जॉर्ब ना हो यूवी रीजन में, ताकि सिर्फ और सिर्फ मुझे सल्यूट या जो सैंपल है मेरा उसका एब्जॉर्प्शन मैं डिटेक्ट कर सकूं। ठीक है, कौन कौन से सॉल्वेंट कॉमनली यूज करते हैं, इथेनॉल, वाटर या फिर साइक्लोहेक्सेन। खासियत क्या है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी बढ़ेगी इट शिफ्ट एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार बैंड्स को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, वेयर एज पाई टू पाई स्टार बैंड्स को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो मुझे क्या याद रखना है, ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो खुद यूवी स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्ब ना हो। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा फाइननेस पर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हमारे टेम्परेचर होती है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। टेम्परेचर अगर हम कम रखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर होगा, उस कंडीशन में वी विल गेट सम फाइन बैंड्स। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फाइननेस क्या होगी, कम हो जाएगी, तो वी विल गेट अ बिट ऑफ ब्रॉड बैंड्स। तो फॉर फाइन एब्जॉर्प्शन बैंड्स व्हाट कैन वी डू, वी शुड रिकॉर्ड आवर स्पेक्ट्रा एट सम लोअर टेम्परेचर। उसके अलावा अगर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तब भी क्या होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस कंडीशन में भी हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमारा ब्रॉडर मिलेगा। तो फाइन स्पेक्ट्रा के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, पहली लोअर टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करो, और दूसरी चूज सॉल्वेंट विद लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर बात हुई है स्पेसिफिकली कॉन्जुगेटेड डाईईन्स की। डाईईन्स मतलब दो डबल बॉन्ड, और कैसी लोकेशन है उनकी, कॉन्जुगेशन में। तो क्या होगा, अगर कॉन्जुगेशन में है मॉलिक्यूल तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब जरा रिकॉल करो, व्हाट वाज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट वाज इंक्रीज इन वेवलेंथ।
एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बढ़ जाएगा कॉन्जुगेशन के केस में। जितना कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन लोअर वेवलेंथ पे होगा। इसका एग्जांपल क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? विजिबल रीजन में। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलेगा, हमारी एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ पे होगा। इस डायग्राम में वुडवर्ड फिजर रूल दिखाया गया है कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए। कॉन्जुगेटेड डाइन्स की कंडीशन में कौन सा ग्रुप लगा होगा तो उसके लिए हम कितनी वैल्यू असाइन करते हैं ये हमें याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए साथ में क्या अटैच है, यहाँ पर एक डायग्राम अटैच है जिसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। पेरेंट वैल्यू हम 215 नैनोमीटर रखेंगे। उसके बाद कैसा कैसा एडिटिव लगा हुआ है, क्या क्या सब्सटीट्यूशन है, क्या क्या एडिशन है, जितनी एल्काइल सब्सटीट्यूटेड रिंग्स या रेजिड्यूज होंगे 5 नैनोमीटर ऐड हो जाएगा। ऑक्सोक्रोम कौन कौन से लगे हैं उसके लिए हमें कितनी वैल्यू लगानी है। सो दिस वी हैव टू लर्न एंड दिस कम्स अंडर वुडवर्ड फिजर रूल्स। क्रोमोफोर क्या काम कर रहा था? क्रोमोफोर कलर इम्पार्ट कर रहा था मेरे मॉलिक्यूल को। अगर उस क्रोमोफोर को मैं डिस्टॉर्ट कर दूं, क्या इम्पैक्ट आएगा? कुछ भी इम्पैक्ट आ सकता है। हो सकता है मेरा जो मॉलिक्यूल है उसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ हो सकता है हायर वेवलेंथ की तरफ हो। लोअर वेवलेंथ या ब्लू शिफ्ट कब होगा? अगर कॉन्जुगेशन लॉस हो गया। अगर क्रोमोफोर हटाने से कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गया तो एब्जॉर्प्शन लोअर वेवलेंथ या ब्लू शिफ्ट की तरफ डिपार्ट कर जाएगा। और अगर उस क्रोमोफोर को हटाने से प्लेनरिटी मेंटेन हो रही है तो क्या होगा? वो रेड शिफ्ट या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं है कि क्रोमोफोर हटाओगे तो हमेशा एब्जॉर्प्शन लोअर वेवलेंथ की तरफ ही जाएगा। डिपेंड्स कि क्रोमोफोर हटाने से मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ा। मॉलिक्यूल को बेनिफिट हुआ कॉन्जुगेशन में, मॉलिक्यूल को बेनिफिट हुआ प्लेनरिटी मेंटेन करने में। तो इट डिपेंड्स ऑन बेनिफिट और लॉस ऑफ द मॉलिक्यूल। बात की गई है पॉलीइन्स या पॉलीआइंस की, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कई सारे डबल बॉन्ड्स हो या कई सारे ट्रिपल बॉन्ड्स हो। ठीक है, तो पहली चीज, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा अब्सॉर्प्शन मैक्सिमम यानी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। दूसरी चीज, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है और वो ट्रांस से सिस में चला गया, ट्रांस से सिस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, तो आपकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों डिक्रीज कर जाएंगे। तीसरी चीज, कंपाउंड अगर एसिटाइलिनिक है तो वीक बैंड आएंगे हाई वेवलेंथ पे और हाई इंटेंसिटी बैंड आएंगे लो वेवलेंथ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे क्या थी मेरे लिए? दो बातें थी। पहली चीज, जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, लैम्डा मैक्सिमम और इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। दूसरी चीज, ट्रांस से सिस जाने पर वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों डिक्रीज कर जाएंगी। बात करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की। वहां पे यूवी एब्जॉर्प्शन कितनी तरह से होता है? एक होगा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो बहुत ही इंटेंस पीक का होगा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। दूसरा होगा एन से पाई स्टार जिसकी इंटेंसिटी कम होगी लेकिन वेवलेंथ पोजीशन ज्यादा होगी। एल्डिहाइड्स कीटोन्स का वीक बैंड की रेंज दी हुई है 275 से 300 मिलीमाइक्रोन। इसके बाद एक एडिशनल बात क्या की गई है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइड्स की वैल्यू लोअर एब्जॉर्बेंस पे होती है रादर दैन एसिड्स। तो एसिड्स के कंपैरिजन में अमाइड्स लोअर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन मीडियम क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा? बैथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यानी इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी अगर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें वैसे भी पता था, इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी। जैसे पीछे वुडवर्ड फिजर रूल दिया हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए दिया हुआ है। अल्फा बीटा कीटोन की बेसिक वैल्यू 215 मिली माइक्रोन। इसके बाद अगर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो +5 माइक्रोन एटसेट्रा। जो भी एडिटिव्स लगे होंगे, जो भी सब्सटीट्यूएंट्स लगे होंगे, जो भी एक्सटेंशंस होंगे, उनकी वजह से वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, उस 215 में कितना कितना जोड़ते जाएंगे। This all is governed by Woodward-Fizzer rule, which is specifically for alpha-beta unsaturated carbonyl compounds. अब हम बात करेंगे उन कंपाउंड्स की जहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, जैसे नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स।
जहां भी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो उन कंपाउंड्स के लिए क्या लैम्डा वैक्स की वैल्यू होगी ये हमें लर्न करना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोमीथेन के लिए 275, नाइट्रोसोब्यूटेन के लिए 300 नैनोमीटर एटसेट्रा। एक एडिशनल बात बीच में क्या लिखी है, अगर मेरे पास एक सल्फोक्साइड है जो सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, उसका एब्जॉर्प्शन की वैल्यू नियरली कितनी होगी, 220 नैनोमीटर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, अच्छे से मग अप करने हैं। बात करेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। बेंजीन में कौन सा बैंड अपीयर होगा, हमने पहली बात की थी, बी बैंड अपीयर होगा। और अगर वेपर फेज है तो बहुत ही फाइन बैंड होगा एट 254 मिली माइक्रॉन। बेंजीन अगर हेक्सेन के सोल्यूशन में है, नॉन पोलर सोल्यूशन में है, तो एब्जॉर्प्शन बैंड्स कहाँ कहाँ आएंगे, 184, 204 एंड 254 मिली माइक्रॉन पर। अगर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, उस कंडीशन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन विल मूव टू अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये कुछ बातें हुई बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे वेवलेंथ कैलकुलेशन फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ असाइल बेंजीन। असाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेफ्ट व्हाइट बॉक्स में आपको दिया हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर, बेंजीन के साथ असाइल ग्रुप लगा हुआ है, वी विल कॉल इट अ डेरिवेटिव ऑफ असाइल बेंजीन। अगर असाइल बेंजीन के साथ एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा है तो उसकी बेसिक वैल्यू 246 मिली माइक्रोन, हाइड्रोजन लगा है तो 250, और अगर OH या OR ग्रुप लगा है तो 230। सो डिपेंडिंग ऑन अटैच्ड ग्रुप वैल्यू, बेसिक वैल्यू चेंज हो जाएंगी असाइल बेंजीन की। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप किस पोजीशन पर लगा है, तो क्या क्या कंडीशन से, पहला कौन सा ऑक्सोक्रोम है, और दूसरा किस पोजीशन पर है, ऑर्थो, मेटा या पैरा, उस बात पर भी डिपेंड करेगा मेरा लैम्डा मैक्स की वैल्यू में शिफ्ट। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी है फॉर डेरिवेटिव ऑफ एसाइल बेंजीन। ऐसे वैल्यू लर्न नहीं होती है तो एक काम कर सकते हैं, हम ट्रेंड याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसके लिए है, पैरा के लिए। तो अगर मेरा पैरा पे लगा हुआ है तो उसका मतलब मेरी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ट्रेंड वाइज भी अपनी बात को इजी वर्ड्स में याद कर सकते हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं या ऑप्शनल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर मेरे पास कंडेंस्ड रिंग सिस्टम है, मतलब कई रिंग्स अटैच्ड हैं, तो ये सिस्टम तो पहली चीज दो तरह का हो सकता है, कैटा कंडेंस्ड या पेरी कंडेंस्ड। कैटा कंडेंस्ड मतलब कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो दो से ज्यादा रिंग शेयर कर रहा हो, जैसे बेंजीन या नेफ्थलीन। पेरी कंडेंस्ड में वो सिस्टम आएंगे जहाँ पे एक कार्बन दो से ज्यादा रिंग्स शेयर करे, जैसे कोरोनिन। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कैटा कंडेंस्ड सिस्टम में अगर हम नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम बेंजीन से नेफ्थलीन में पहुंच गए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम पेरी कंडेंस्ड सिस्टम में हैं, और पेरी कंडेंस्ड सिस्टम में हम क्या देखेंगे, वहां पर एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ पे होता है। अच्छा, इस बात को इजीली पता है तुम कैसे समझ सकते हो, पेरी कंडेंस्ड सिस्टम का मतलब कार्बन दो से ज्यादा रिंग शेयर कर रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन कितना ज्यादा होगा, तो मोर द कॉन्जुगेशन मोर विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम एज वेल एज इंटेंसिटी। तो कैटा और पेरी, इन दो कंडेंस्ड सिस्टम में से किसका कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली पेरी कंडेंस्ड का। इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैटा कंडेंस्ड सिस्टम। ये बेसिक सी बात है, मुझे पहले समझ आनी चाहिए थी। नई बात यह है कि अगर मैं कैटा कंडेंस्ड सिस्टम में नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ा दूं तो मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, आई विल ऑब्जर्व अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट। याद क्या रखना है, पहली चीज ये याद रख लेना दैट व्हाट इज कैटा कंडेंस्ड सिस्टम एंड व्हाट इज पेरी कंडेंस्ड सिस्टम। अगर एक कार्बन दो से ज्यादा रिंग शेयर नहीं कर रहा, देन इट इज कैटा कंडेंस्ड, अदरवाइज इट इज पेरी कंडेंस्ड सिस्टम। इस स्लाइड में हमें क्या दिया हुआ है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे फ्यूरॉन, पायरॉल, थायोफीन, तो इनके लिए सब्स्टिट्यूशन के साथ में क्या वैल्यूज होंगी लैम्डा मैक्सिमम की, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो हमें लर्न करनी है। जैसे फ्यूरॉन के लिए 200 और 252, पायरॉल के लिए 183 एंड 211, और थायोफीन के लिए 231। एज सच वैल्यू नहीं याद होती तो फ्यूरॉन, पायरॉल और थायोफीन में एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का हम रिलेशनशिप याद कर लेंगे, जो हमें काफी हद तक काम आएगा। अब यहाँ पर दो नए फैक्टर्स आ गए, पहला आ गया कोप्लेनरिटी और दूसरा आ गया स्टेरिक हिंड्रेंस। पहले ही मैंने बात की थी कि अगर ट्रांस से सिस में जाते हैं तो क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। तो ट्रांस आइसोमर क्या होगा, ट्रांस आइसोमर में मोर इफेक्टिव ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से जल्दी कोप्लेनरिटी अचीव हो जाती है। उसी कोप्लेनरिटी की वजह से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा होती है। दूसरी बात लिखी गई है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से
एनर्जी लेवल्स का गैप कम हो गया तब भी क्या होगा, हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व करेंगे। तो कोप्लेनरिटी को याद कर लो, कोप्लेनरिटी इज अ फैक्टर विच कॉजेज एन इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो कोई भी ऐसा फैक्टर ट्रांस ज्योमेट्री हो या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, whatever raises the value of coplanarity, whatever gives me coplanar configuration, it will automatically enhance the value of lambda maximum for my compound। अब हम बात करेंगे दो बहुत ही अलग से फिनोमेना, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की। वैसे तो इनकी बात हम फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर में करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया अगर मैं देखूं, यहाँ पर तुम डायग्राम में क्या देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में लौटा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट से सिंगलेट स्टेट में आया तो इट इज फॉस्फोरेसेंस, और अगर सिंगलेट से सिंगलेट में आया देन इट इज फ्लोरेसेंस। अलग सी जो बात मेंशन है वो क्या है, अगर रेडिएटिंग लाइट सोर्स हटा दिया जाए तो फ्लोरेसेंस तो रुक जाता है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस तब भी कंटिन्यू करता है। साथ में एक बात लिखी है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, जुगनू तुमने देखे हैं वो रात में उड़ते हैं और लाइट एमिट करते हैं, दैट फिनोमेना इज बायोल्यूमिनेसेंस। तो वहां पे लाइट सोर्स नहीं है, मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फॉस्फोरेसेंस का प्रोसेस हो रहा है, बायोलॉजिकल बॉडी में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। तो एक छोटा सा बहुत ही छोटी सी डिस्कशन हुआ है, बहुत ही ब्रीफ बात हुई अबाउट फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट आते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, जो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल है उसके अलावा भी कुछ बैंड्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर के बीच में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो रहा है। और ये जो एडिशनल बॉन्ड्स बने हैं इनकी वजह से जो मॉलिक्यूल के अपने बैंड्स हैं वो ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे। तो चार्ज ट्रांसफर मॉलिक्यूल की वजह से एडिशनल बैंड बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और जो फॉर्म्ड बैंड्स हैं, जो ये नए बैंड्स बने हैं, दैट विल बी मोर इंटेंस इन नेचर। इसके बाद बात करेंगे कीटो एनॉल टॉटोमर्स की। कीटो एनॉल टॉटोमर्स में कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एग्जिस्ट करेंगे कीटो एनॉल टॉटोमर्स की तरह से। जब कंपाउंड एनोलिक फॉर्म में होगा तो स्ट्रॉन्ग बैंड ऑब्जर्व होगा, और कीटो का एक वीक बैंड भी दिखेगा, ये दिखाता हुआ कि ये मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मेरा सॉल्वेंट पोलर है तो कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा, अगर मेरा सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो इनोलिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। याद क्या रखना है, पोलर सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनोलिक फॉर्म। और अगर मैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करूं तो मैं इजीली कीटो और इनोलिक फॉर्म की वैल्यू को या परसेंटेज रेशियो को चेंज कर सकती हूँ। मैंने अपना सॉल्वेंट क्या किया, उसकी पोलैरिटी बढ़ा दी, पोलैरिटी बढ़ाने के बाद कौन सा फॉर्म प्रीडोमिनेट करने लगेगा, अपने आप कीटो फॉर्म में आ जाएगा मॉलिक्यूल। और अगर मैंने पोलैरिटी घटा दी तो मेरा मॉलिक्यूल स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा अपने इनोलिक फॉर्म में। सो दिस इज अबाउट कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। क्या एप्लीकेशन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। बहुत शुरुआत में तो हमने कहा था सिर्फ मुझे ये जानना है कि मेरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है। अब मुझे क्या क्या पता चल गया, मैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर सकती हूँ, क्रोमोफोर प्रेजेंट है या नहीं है ये पता कर सकती हूँ, कितने एक्सटेंट का कॉन्जुगेशन है, कम कॉन्जुगेशन है या ज्यादा कॉन्जुगेशन है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा मुझे। अगर मेरे पास कोई अननोन कंपाउंड है तो मैं उसका स्पेक्ट्रा कंपेयर करके पता कर सकती हूँ कि अच्छा इसका स्पेक्ट्रा तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उस कंपाउंड से मिलता है, सो दिस इज अ नोन कंपाउंड। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हुए यूवी स्पेक्ट्रा के। अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कई न्यूक्लियस हैं तो उसका स्पेक्ट्रा कंपेयर करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन के, इनके स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दो टॉटोमेरिक फॉर्म में से हमें कौन सी रखनी है ये भी गवर्न कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर सॉल्वेंट पोलैरिटी। डिफरेंट सॉल्वेंट के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं कंपाउंड है, मेरा कंपाउंड है, मैंने उसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में डाल के देखा, सब में यूवी स्पेक्ट्रा में स्लाइड चेंज ऑब्जर्व होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं, सिस में है या ट्रांस में है। कॉन्फर्मेशन पता कर सकते हैं, एक्सियल कॉन्फर्मेशन पे है मेरा, एक्सियल पोजीशन पे है मेरा सब्स्टिट्यूएंट या इक्वेटोरियल पे है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑटोमेटिकली मेरी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर साइड शिफ्ट कर जाएगी। हिंडर्ड रोटेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में पता कर सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मेरी एब्जॉर्प्शन लोअर साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी मेरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक
स्ट्रक्चर के बारे में हम इनमें से कोई भी बात या ये सारी बातें इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। छोटा सा एडिशनल टॉपिक है बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न ओपेनहीमर से क्या पता चल रहा है? मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी, टोटल में सब आ जा रहा है, क्या क्या आ जा रहा है? ट्रांसलेशनल एनर्जी, वो लीनियर मोशन में कितनी एनर्जी रखता है। वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन में कितनी एनर्जी है। रोटेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या आ गया? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा चेंज ऑब्जर्व होगा इलेक्ट्रॉनिक में, फिर वाइब्रेशन में और फिर रोटेशन में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा चेंज आ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा मतलब हमारे यूवी स्पेक्ट्रा। लास्ट में एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, फ्रॉन्क कोडॉन प्रिंसिपल। फ्रॉन्क कोडॉन प्रिंसिपल क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी जल्दी होता है कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाता। वाइब्रेट वो कर नहीं पाया, तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। तो क्या कहा है? एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस सो रैपिडली, इतनी जल्दी हुआ, दैट अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एप्रिशिएबली। वाइब्रेट ही नहीं कर पाया, वाइब्रेट करेगा तब तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज करेगा ना। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है, उतनी देर में वाइब्रेशन में कोई एप्रिशिएबल चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। दिस इज फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल। So this was all about theoretical portion of UV visible spectroscopy from our book by Y.R. Sharma. Happy learning.